पेज नंबर chapter 2. Okay, craving of brain. Yes, on the craving of brain. चैप्टर 1 का टेक अवे ऋतिक आप ही बताइए. टेक अवे ऑफ चैप्टर 1. What have you understood from this chapter? Yeah, what are the key things that you got from chapter 1? ऋतिक आप हैं यहाँ? यस मैम, एक्चुअली थोड़ा बाहर है मैम. अभिनव यस मैम. बताइए. क्या मैम, चैप्टर से क्या समझ? हाँ मैम इस चैप्टर से समझ में कि बैड हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए, बैड हैबिट को छोड़ देना चाहिए, न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए. क्या क्या बैड हैबिट को अडॉप्ट करना चाहिए? नो मैम, बैड हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए, न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए. मैम नहीं किए थे पिछले क्लास में, थोड़ा बाहर थे. बताइए माही. Yes, ma'am, chapter 1 में यूजीन एक पर्सन और ओल्ड एज पर्सन उसके बारे में बताया गया है, और एक लेडी है जो उसके जो उसके ऊपर रिसर्च करती है, स्क्वायर, वो उनके बारे में है. तो यूजीन के ब्रेन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, वो भूल जाता था बात को. मैम इस टॉपिक के बारे में सब बातें हुई, और एक एग्जांपल था रैट का भी दिया गया था. क्यू होता है, फिर क्लिक साउंड हुआ, फिर उसको डायरेक्ट चॉकलेट मिल गया. इन सारी चीजों के बारे में बेसिकली ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या दिखाने के लिए किया गया है? मैम बेसिकली मैम कि हम लोग अपने हैबिट को चेंज किस तरीके से कर सकते हैं. कोई भी हैबिट होता कैसे है, कोई भी हैबिट कैसे लग जाता है कोई भी चीज. ठीक है, यहाँ हैबिट लूप के बारे में डिस्कशन हुआ है कि कोई भी चीज हम बार बार करते हैं तो ऑलमोस्ट हैबिट बन जाता है, जिसको करने के लिए हमारे दिमाग को ज्यादा एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन आपका ब्रेन नहीं लेता है उसको. ठीक है, आपने ये देखा कि कैसे क्यू, उसके बाद रूटीन और रिवॉर्ड से कोई भी चीज ऑटोमेटिक हो जाता है और हैबिट क्रिएट हो जाता है. ठीक है, कैसे रैट जैसा भी है जो बार बार उसी टनल में उसी मेज में अगर छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो बिना ज्यादा ढूंढे, बिना स्निफिंग के वो सीधा चॉकलेट के पास पहुंच गया, अगर वो वही चीज लगातार करवाया गया तो. ठीक है, सेम वे आपने देखा कि यूजीन, जो कि उसका मेमोरी लॉस था, फिर भी वो जो चीज डेली करता था वो एफर्टलेसली कर लेता था, उसमें किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी. ठीक है, और वही उसी चीज को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता था तो वो नहीं कर पाता था, क्योंकि ड्रॉ करने में आपको सोचना पड़ेगा, उतना तो दिमाग एक्टिव है नहीं. लेकिन अब जो काम हम डेली कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हम उसी साइड चले गए, देखे कैसे वॉशरूम यूज कर रहा था, कैसे वो किचन जा करके वो अपना प्रॉपर खाना ले रहा था, कैसे फ्रिज से कुछ भी बेकन और एग निकाल के खा लेता था, जबकि उसका दिमाग एक्टिवेटेड था नहीं. ठीक है, तो बेसिकली ये चीज यहाँ बताया गया कि हम लोग का डेली का जो काम होता है 40% ऑफ थिंग इज जो हैबिट बन जाता है और जिसमें दिमाग ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता. ठीक है, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता. ठीक है, या फिर कैसे हैबिट लूप बनता है, लूप मतलब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट. अब जो हैबिट ऑलरेडी लग गया या फिर कोई नई आदतें अगर हमको लगवाना है तो फिर क्या तरीका है. एडवर्टीजमेंट कंपनी लोग या कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतारती है, आखिर क्या वो तरीका वो लोग करती है जो कि हम लोग वो चीज को लेना शुरू कर देते हैं, वो चीज को यूज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पेप्सोडेंट जैसी कंपनी, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, पहले ब्रश करना उतना कॉमन नहीं था. ठीक है, कैसे इसके बाद ब्रश करना इतना मतलब एक नेशनल ऑब्सेशन की तरह फैल गया ये. ठीक है, कैसे मार्केट में ये पूरा समझिए इंडियन मार्केट छोड़िए, इंटरनेशनली वो कैसे बिकना शुरू हो गया. ठीक है, अभी ऐसे भी देखिए मैगी टोटली हम लोगों के लिए न्यू है, हम लोग के पहले वाले जनरेशन मैगी वगैरह नहीं खाते थे. राइट, सोप वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, पहले फेस के लिए भी वही सोप ही यूज होता था.
इधर ये मतलब इस जनरेशन का है ये कि भाई फेस ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो फेस के लिए अलग फेस वॉश है। जो बॉडी सोप है वो आप जो बॉडी सोप है वो आप फेस पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लोग धीरे धीरे समझिए कि आपके अंदर क्रेविंग क्रिएट करते हैं और नई आदतें या नई किसी प्रोडक्ट का आदत लग जाता है। ठीक है, ये चैप्टर 2 में आप पढ़ना है आप लोगों को। तो शुरू करिए यहाँ से, कोमल कुमारी। यहाँ पे मेन हीरो है आपकी हॉपकिन, जिनको एडमैन बोला जाता है। प्रोडक्ट का नाम है पेप्सोडेंट। कैसे पेप्सोडेंट इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में वो पहले देखेंगे। ठीक है, कोमल यू आर देयर और नॉट? लास्ट कॉल फॉर यू कोमल, यू आर देयर? अनामिका, यू आर देयर? अनामिका, you are there? ये वही बीबीए सेकंड के बच्चे हैं। दीपा, you are there? Yes, ma'am. Thank God. Please continue. From here. क्या हुआ दीपा? I can't hear you. हम पर है मैम, स्टार्टिंग का करते हैं। एक मिनट चेक तो कर लो पहले, है कौन कौन? सलोनी, सलोनी, you are there? आप लोगों को जरूरत नहीं लगता है इस क्लास की। बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ फिर तो। प्रशांत राज, मैम नेट बहुत स्लो है मैम। प्रशांत, you are there? यस मैम। Please read from here. One day. One day in the early 19s, a prominent American executive named Claude C. Hopkins was Claude C. Hopkins was approached by an old friend with a new business idea. The friend had discovered an amazing product he explained that he was convinced would be a hit. It was a toothpaste, a minty, frothy concoction he called Pepsodent. There were some dicey investors involved. One of them. Dicey investor? No, man. Obviously, it is a negative word. Dicey investor means some pagal investor, mad investor. जिसका जो मतलब हिस्ट्री है वो उतना पॉजिटिव नहीं है. One of them had a string of busted land issue वगैरह का blame है इसके ऊपर. ठीक है, और not of good personality. Okay, proceed. One of them had a string of busted land deals. Another, it was rumored, was connected to the mob. But this venture, the friend promised, was going to be huge. If that is Hopkins would consent to help design a national promotional campaign. Hopkins at the time was at the top of a booming history that had hardly existed a few decades earlier. Advertising. Hopkins was the man who had convinced Americans to buy Sliz beer by betting that
company cleaned their bottles with live steam, while neglecting to mention that every other company used the exact same method. He had seduced millions of women into purchasing Palmolive soap by proclaiming that Cleopatra had washed with it. क्लियोपैट्रा एक्ट्रेस है, तो वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि पामोलिव सोप ही यूज करती थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा बिक रहा था मार्केट में. Despite the sputtering protest of outraged historians, he What had is made outraged historian? Protests of outraged historian. Chandan, any idea? Chandan. You are there, yes or no? किसी को पता नहीं आउटरेज के बारे में? एंगर होता है. हाँ, गुस्सा. हाँ, हिस्टोरियन गुस्सा हो रहे थे इस स्टेटमेंट को लेके. कौन सा स्टेटमेंट को लेके? वो आगे दिया हुआ है कि ये लोग गुस्सा हो गए हैं हिस्टोरियन, क्योंकि ये बोल करके बेचा है पफ्ड व्हीट को कि ये गन से तब तक शूट किया गया, तब तक जब तक वो 8 टाइम तक वो नॉर्मल साइज का नहीं हो जाए, नॉर्मल साइज से 8 टाइम्स ना हो जाए. ठीक है, तो आउटरेज हिस्टोरियन मतलब हिस्टोरियन गुस्सा हो गए थे इस बात से लेकर. प्रोसीड. he had made puffed wheat famous by saying that it was shot from guns until the grains puffed to 8 times normal size. He had turned dozens of previously unknown products, Quaker oats, Goodyear tires, the Bissell carpet sweeper, Van Camp's pork and beans into household names. And in the process, he had made himself so rich that his best-selling autobiography, My Life in Advertising, devoted long passages to the difficulties of spending so much money. Claudy Hopkins was best known for a series of rules he coined explaining how to create new habits among consumers. These rules would transform industries and eventually become conventional wisdom among marketers, educational reformers, public health professionals, politicians, and CEOs. Even today, Hopkins rules influence everything from how we buy cleaning supplies to the tools governments use of eradicating disease. They are fundamental to creating any new routine. However, when his old friend approached Hopkins about Pepsodent, the ad man expressed only mild interest. It was not माइल्ड इंटरेस्ट मींस वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इस आइडिया को लेकर के. पेप्सोडेंट के बारे में जो भी जिक्र हुआ इससे अभी ऊपर, तो हॉपकिन ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे. It was no secret that the health of Americans' teeth was in steep decline. As the nation that had become wealthier, people had started buying larger amount of sugary processed foods. When the government started drafting men for World War I, so many recruits had rotting teeth that officials said poor dental hygiene was a national security risk. Yet, as Hopkins knew, selling toothpaste was financial suicide. There was already an army of door-to-door salesmen hawking dubious tooth powders and elixirs, most of them going broke. The problem was that hardly anyone bought toothpaste because despite the nation's dental problem, hardly anyone brushed their teeth. यहाँ पे रीजन पता चला कि क्यों माइल्ड इंटरेस्ट था इनको. एक तो सबसे पहले हार्डली कोई ब्रश करते थे. दूसरा जो थोड़ा बहुत डिमांड था टूथपेस्ट का, तो ऑलरेडी डोर टू डोर सेल्समैन थे, वो टूथपेस्ट टूथ पाउडर वगैरह सेल करते थे. तो उनके अकॉर्डिंग ये एक फाइनेंशियल सुसाइड होगा. ठीक है.
अब यहाँ पढ़े आलोक, आप पढ़िए 67, रोल 67। रोल 67 ज्वाइन करके कष्ट क्यों करते हैं आप लोग? बेटर सोया करिए। साक्षी, यस मैम। यहाँ से पढ़िए, कैमरा ऑन करके बैठना होता है। यस मैम। So Hawking gave his friend's proposal a bit of thought and then declined. He had stick with soap and cereals. He said, "I did not see a way to educate a lathe in technical toothpaste theory." Hawkins explained in his autobiography. That the friend, however persistent, he came back again and again, appealing to Hawkins' considerable ego until eventually the ad man gave in. गिव इन मतलब इतना बोलने के बाद, फ्रेंड के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली एडमैन गिव इन मतलब हार मान लिए एंड वो राजी हो गए। ठीक है, इस प्रोडक्ट की आइडिया को लेकर के। I finally agreed to undertake the campaign if he gave me a 6-month option on a block of stock, Hawkins wrote. The friend agreed. It would be the wisest financial decision of Hawkins' life. Within 5 years of that partnership, Hawkins turned Pepsodent into one of the best known products on the earth. In the process, helped create a toothbrushing habit that moved across America with startling speed. Soon, everyone from Shirley Temple to Clark Gable was bragging about their Pepsodent smile. By 1930, Pepsodent was sold in China, South Africa, Brazil, Germany, and almost anywhere else Hawkins could buy ads. A decade after the first Pepsodent campaign, Polster found that toothbrushing had become a ritual for more than half American population. Hawkins had helped establish toothbrushing as a daily activity. The secret of his success, Hawkins would later boast, was that he had found a certain kind of cue and reward that fueled a particular habit. It's an alchemy so powerful that even today the basic principles are still used by video game designers, food companies, hospitals, and millions of salesmen around the world. E.G. Pauli taught us about the habit loop, but it was Claude Hawkins that shows how new habit can be cultivated and grown. So, what exactly did Hawkins do? He created a craving, and that craving is turned out and is what makes cue and reward work. That craving is what powers the habit loop. ओके, तो अब तक आपने देखा कि पहले ये तो राजी नहीं हो रहे थे, जब आइडिया पसंद आया, जब ये उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना शुरू किए तो इनको फील हुआ कि ये सबसे वाइजेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन है हॉकिंस के लाइफ का। कारण कि ये तो नेशनली तो फेमस हुआ ही, इसके अलावा इंटरनेशनल डिमांड भी इसका बढ़ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ठीक है, ये हर जगह बिकना शुरू हो गया। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या किया वो सारा चीज आगे पता चलेगा, अभी फिलहाल इतना ये ही इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो क्रेविंग लाने में सक्सेसफुल हो पाए, जो आपके हैबिट लूप को और पावरफुल कर देता है। ठीक है, वो क्रेविंग कैसे किए हैं क्रिएट, वो आगे पता चलेगा। यहाँ से आप अभिनव पढ़िए। Throughout his career, one of Claude Hopkins' signature tactics was to find simple triggers to convince consumers to use his products every day. He sold Quaker Oats, for instance, as a breakfast cereal that could provide energy for 24
4 hours, but only if you ate a bowl every morning. He hogged tonics that cured stomachs, joint pain, bad skin, and womanly problems, but only if you drank the medicine at symptoms first appearance. Soon people were devouring oatmeal at daybreak and chugging from little brown bottles whenever they felt a hint of fatigue, which as luck would have if it often happened at least once a day. To sell Pepsodent, then Hopkins needed a trigger that would justify the toothpaste daily use. He sat down with a pile of dental textbooks. It was dry reading, he later wrote. But in the middle of one book, I found a reference to the mucin plaques on teeth, which I तो which I यही वो ट्रिगर afterward मिला इनको, बुक से आइडिया मिला, म्यूसिन प्लैक ऑन टीथ। ठीक है, ये मेन teeth, क्यू है, ये आइडिया ढूंढ रहे थे, ये आइडिया उनको मिला। which I afterward called the film. That gave me an appealing idea. I resolved to advertise this toothpaste as a creator of beauty to deal with that cloudy film. In focusing on tooth film, Hopkins was ignoring the fact that this same film has always covered people's teeth and had not seemed to bother anyone. The film is naturally occurring membrane that builds up on teeth regardless of what you eat or how often you brush. People had never paid much attention to it, and there was a little reason why they should you can get rid of the film by eating an apple, running your finger over your teeth, brushing or vigorously swirling liquid around your mouth. Toothpaste did not do anything to help remove the film. In fact, one of the leading dental researchers of the time said that all toothpaste, particularly Pepsodent, were worthless. That did not stop यहाँ तक क्लियर Hopkins हुआ from अभिनव? यहाँ तक क्लियर हुआ yes, ma'am, yes. क्या? मैम एक पेप्सोडेंट टूथपेस्ट कुछ नहीं, टूथपेस्ट उतना नहीं करता है जितना टेंशन अपने आप देना चाहिए पीपल को। हाँ हाँ, पेप्सोडेंट उतना नहीं करते जितना मैम अपने से ज्यादा ये करना चाहिए, मतलब अपने से ज्यादा क्या करना चाहिए? टेंशन देना चाहिए और फिंगर नहीं करना चाहिए माउथ में और ये सब ब्रशिंग। सुनिए, यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है, एक तो फिल्म ट्रिगर मिला है इसको, ठीक है, ट्रिगर दैट इज क्यू, ठीक है, कि हम ये विश्वास दिला देंगे, जो एक फिल्म या एक लेयर जो दांत के ऊपर बैठ जाता है वो आपके दांत को खराब करता है, ठीक है। ये आप लोग हम लोगों को, हम कस्टमर्स को ऐसा विश्वास दिलाया गया कि पेप्सोडेंट इसको खत्म कर देगा, जबकि ये नेचुरल चीज है, ये सभी के दांत पे होगा। वो आप जनरली अगर आप एप्पल खाएंगे तो वो फिल्म हट जाएगा, नॉर्मल अपने टंग से चारों मतलब टिथ के चारों ओर अगर घुमाएंगे तो भी हट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ विगरसली स्विरलिंग मतलब क्या होता है, आप लिक्विड से कुल्ला वगैरह करते हैं, पानी से कुल्ला करते हैं तो भी वो हट जाएगा। तो इसमें टूथपेस्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, आपका पेप्सोडेंट का कोई रोल नहीं है। ये पहले भी एग्जिस्टेंस में था, फिल्म पहले भी जमता था, लेकिन लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता था। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू इस तरीके से विश्वास दिलाया गया कि ये रहने की वजह से आपका दांत सड़ भी सकता है, ठीक है, तो ये आप अप्लाई करिए तो ये आपके लिए सही होगा। जबकि वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पेप्सोडेंट कुछ नहीं करता, टूथपेस्ट नहीं करता, ये अपने आप भी हट सकता है। समझ आया? So in fact, one of the leading dental researcher of the time said that all toothpaste, particularly Pepsodent, were worthless. ये है इसका मतलब। ओके, अब आगे बढ़िए। That did not stop Hopkins from exploiting his discovery. Here he decided was a cue that could trigger a habit. Soon cities were plastered with Pepsodent ads.
Just run your just run your tongue across your teeth. Read one. You will feel a film. That's what makes your teeth look off color and invites decay. Note how many pretty teeth are seen everywhere. Read another ad featuring smiling beauties. Millions are using a new method of teeth cleansing. Why would any woman have a dingy film on her teeth? Pepsodent removes the film. The brilliance of these appeals was that they relied upon a cute tooth film that was universal and impossible to ignore. Telling someone to run their tongue across their teeth, it turned out was was likely to was likely to cause them to run their tongue across their teeth. And when they did, they were likely to feel a film. Hopkins had found a cue that was simple, had existed for age, and was so easy to trigger that an advertisement could cause people to comply it automatically. Moreover, the reward as Hopkins envisioned it was even more enticing. Who, after all, does not want to be more beautiful? Who does not want a prettier smile, particularly when all it takes is a quick brush with Pepsodent? Okay, from here, Pratyay. So after the campaign launched a quite week passed, then two. In the third week, demand exploded. There were so many orders for Pepsodent that the company could not keep up. In 3 years, the product went international, and Hopkins was casting ads in Spanish, German, and Chinese. Within a decade, Pepsodent was one of the top selling goods in the world and remained America's best selling toothpaste for more than 30 years. Before Pepsodent appeared, only 7% of Americans had a tube of toothpaste in their medicine chest. A decade after Hopkins' ad campaign went nationwide, that numbers had jumped to 65%. By the end of the नंबर आप World देख War, सकते हैं कहाँ 7% और कहाँ 65%, इतना ह्यूज डिफरेंस आया. yes, और ये 3 सालों में काफी ऊपर गया इसका रेशियो. A decade after Hopkins, by the end of World War II, the military downgraded concern about the recruits' teeth because so many soldiers were brushing every day. I made for myself $1 million on Pepsodent. Hopkins wrote a few years after the product appears on shelves. The key, he said, was that he had learned the right human psychology. The psychology was grounded in two basic rules. First rule is find a simple and obvious cue, and the second is clearly define the reward. If you get those elements right, Hopkins promised it was like magic. Look at Pepsodent. He had identified a cue, tooth film, and a reward beautiful teeth that had persuaded millions to start a daily ritual. Even today, Hopkins rules are a staple of marketing textbooks and the foundation of millions of ad campaigns. And those same principles have been used to create thousands of other habits, often without people realizing how closely they were him to Hopkins' formula. Studies of people who have successfully started new exercise routines, for instance, so they are more likely to stick a workout plan if they choose a specific cue, such as a beer, such as running as soon as they get home from work, and clear rewards such as the beer of evening of guilt-free television. Research on dieting says creating new food habits require a predetermined cue, such as planning menus in advance, and simple rewards for dieters when they stick to their intention. The time has come when advertising has in the some hands reached the status of a science. Hopkins Hopkins wrote advertising once the gamble has thus become under ever direction, one of the safest of the business ventures. It's quite boast. However, it turns out that Hopkins' two rules are not enough. There
Also, third rule that must be satisfied to create a habit. A rule so a rule so su- sorry a rule so subtle that Hopkins himself relied on it without knowing it existed. It explains everything from why it is so hard to ignore a box of dot nuts to how a morning jog can be become a nearly efficient routine. यहाँ तक आपने देखा कि कैसे यहाँ पे बताया गया कि कैसे एक तीसरा चीज भी है जिसकी वजह से ये कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और मार्केट में चला। तो बेसिकली हॉपकिन इसी चीज पे रिलाई कर रहा था, बट उसको पता नहीं था कि ऐसा कोई तीसरा चीज है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, और वो क्या है वो आप ऊपर ही देख चुके हैं, क्रेविंग, एक लालसा क्रिएट किया। तो किस टाइप का लालसा वो आप आगे देखेंगे कि मतलब कैसे वो डिफरेंट था बाकी टूथपेस्ट के कंपैरिजन। The scientists and marketing executives at Procter Gamble were gathered around a beat-up table in a small windowless room, reading the transcript of an interview with a woman who owned 9 cats. When one of them finally said what everyone was thinking. If we get fired, what exactly happens? She asked. Do security guard show up and watch us out? Or do we get some kind of warning beforehand? The team's leader, a one-time rising star within the company named Drake Stimson, stared at her. I don't know, he said. His hair was a mess. His eyes were tired. I never thought things would get this bad. They told me running this project was a promotion. It was 1996. The group at the table was finding out, despite Claude Hopkins' assertion, how utterly unscientific the process of selling something could become. They all worked for one of the largest consumer goods firms on earth, the company behind Pringles potato chips, Vial of Olay, Bounty paper towels, CoverGirl Cosmetics, Don Donny and Duracell, as well as dozens of other brands. P&G collected more data than almost any other merchants on earth and realized on the company's statistical method to craft their marketing campaign. The firm was incredibly good at figuring out how to sell things. In the clothes washing market alone, P&G products clean 1 out of every 2 laundry loads in America. Its revenue topped $35 billion per year. However, a Stimson team, which had been entrusted with designing the ad campaign for one P&G most promising new product, was on the brink of failure. The company had spent millions of dollars developing a spray that could remove bad smells from almost any fabric, and the researchers in that teeny windowless room had no idea how to get people to buy it. ओके, तो यहाँ पे अब बात हो रही है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो एक स्प्रे है जो ऑर्डरलेस है, राइट। वो कैसे बना और कैसे मार्केट में आया, फिर फेलियर हो करके फिर कैसे वो अपलिफ्ट किया, वो सारा चीज यहाँ पे देख रहे हैं। Yes. आप कोई और पढ़िए, गौरव पढ़िए। Yes, ma'am. The spray had been created about 3 years earlier when one of Procter Gamble's chemist was working with a substance called hydroxypropyl cyclodex or HBBCD in a laboratory. The chemist was a smoker. His clothes usually smelled like an ashtray. One day after working with HBBCD, his wife greeted him at the door when he got home. Did you quit smoking? She asked him. No, he had. Did you quit smoking? क्या तुमने स्मोकिंग छोड़ दिया? No, he said. He was suspicious. She had been harassing him to give up
cigarettes for years. This seemed like some kind of reverse psychology tricky. You don't smell like smoke, is all she said. The next day, he went back to the lab and started experimenting क्या हो गया? bottle containing fabric that smelled like wet dogs, cigars, sweats, socks, Chinese food, musty shirts, and dirty towel. When he put HPBCD in chemicals molasses after the mist dried, the smell was gone. When the chemist explained his finding, the product and Gamble's executive, they were stacked for years. Market research had said that consumers were clamoring for something that could get rid. यहाँ है ना? Yes, ma'am. A bad smell, not mask them, but eradicate them all altogether. When one team of researchers had interviewed customers, they could that many of them left their blouses or slacks outside after a night at a bar or party. My clothes smell like cigarettes when I get home, but I don't want to pay for dry cleaning every time I got out. One woman said, Product and Gamble. आपने देखा कि कैसे एक सब्सटेंस वो एक्सीडेंटली कपड़े पे गिरा और तब पता चला कि हाँ वो सारा स्मेल इरेडिकेट कर देता है। फिर आपने देखा कि कैसे एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था किन किन चीजों पे, वेट डॉग और कौन स्टिंकी सॉक्स और किस पे कर रहा था। सिगार, वेट डॉग, स्वेटी सॉक्स, चाइनीज फूड, मस्टी शर्ट, डर्टी टॉवल, इन सब पे एक्सपेरिमेंट करके देखा कैसे वो सारा स्मेल इरेडिकेट कर दिया। ठीक है, कहाँ तक पढ़े थे आप? यहाँ मैम यहाँ की बात एक्सटेंशन की। इसमें हाँ मैम एक्सटेंशन पे वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट लाए थे। क्या चीज? पेप्सोडेंट के बाद एक्सटेंशन का क्या रोल है यहाँ पे? स्टिम्शन ये कहाँ है? स्टिम्सन का नाम अभी आया कहाँ है? हॉपकिन के बारे में पूछ रहे हैं क्या? ये अलग है कि मैं उसी में इससे पहले ही आया है मैम एक्सटेंशन। स्टिम्सन का ये प्रोडक्ट है। हॉपकिन का अभी यहाँ कहानी कुछ नहीं है, हॉपकिन खत्म हो चुका है। यस मैम। ठीक है, यहाँ स्टिम्सन का ये प्रोडक्ट है। दिन क्या स्टिम्सन अब तक आ चुका क्या? यस मैम, इससे पहले रीडिंग में ही आ गया था। स्टिम्सन टीम, हाँ ये रहा। हाँ ये प्रोडक्ट स्टिम्सन का है। कहाँ तक पढ़ चुके? यहाँ पे देखिए कि सिगरेट वगैरह का भी स्मेल चला गया। वन वुमन सेड, एक मिनट देख लो कितना बड़ा है। PNG यहाँ तक हो पाएगा? यहाँ करके फिर छोड़ दीजिए ये पेज 56 PNG sensing an opportunity launched a top secret project to turn HPBCD into a viable product. They spent millions perfection the formula, finally producing a colorless, odorless liquid that could wipe out almost any foul odor. The science behind the spray was so advanced that NASA would eventually use it to clean the interior of shuttles after they returned from space. The best part was that it was cheap to manufacture, didn't leave stains, and could make any stinky couch, old jacket, or stained car interior smell well, scentless. The project had been a major gamble, but Product and Gamble was now poised to earn billions.
if they could come up with the right marketing campaigning. यानी प्रोडक्ट तो अच्छा था, लेकिन अब वेट करना था कि कैसे वो राइट मार्केटिंग कैंपेन मार्केट में लाए जो लोग उसको खरीदना शुरू करें। ठीक है, इससे पहले आपने नासा का देखा कि नासा से वापस मतलब सॉरी ये वहां से स्पेस से वापस आने के बाद कैसे क्लीनिंग में वो हेल्प कर रहा था। ये स्प्रे, ठीक है, स्प्रे का नाम भी जान ही लीजिए, फेब्रिज है, दे डिसाइडेड टू कॉल इट फेब्रिज। अब ये फेब्रिज की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगेन यू नीड टू रिमेम्बर पेज नंबर यहाँ कौन याद रख रहे हैं? माही? यस मैम। ओके। मैम इसमें सस्पेंस है मैम, जैसे मैम पहले अब तो मैम कम हो चुका है। पहले के जमाने में जब हम लोग सीरियल देखते थे तो उस टाइम में आता था लास्ट में एक छोटा सा फिगर, कल देखिए ये रहा। तो बस वही हो रहा है। यस मैम। तो पहले जमाने, अभी भी तो सीरियल में वही होता है। आज Yes, का ma'am, एपिसोड खत्म हो गया। हाँ अब लोग उतना इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, लेकिन पहले क्योंकि खुद हम भी देखते थे तो हाँ, दोनों बहनों के बीच में हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, चूंकि मैं बैठा करता था दोनों बहनों के बीच में, तो मुझे देखना पड़ता था। आई नो द स्टोरी। ये तो अभी दोनों बहन नहीं देख रही है क्या? Thursday. हम्म? नो मैम, नो मैम, अब नहीं देखना छोड़ नो दी? मैम, सब क्या करती है आप यस दोनों? मैम, सब मैम एक के बीएड करनी है, उनकी शादी हो गई है, दूसरी भी बीएड करनी है, उनकी भी शादी हो गई। तो अब टीवी खाली रहता है, अब जाते हैं तो हम ही हैं तो फिर चलिए तब ऐश करिए फिर। ये टीवी खाली रहता है बट कुछ देखने को होता नहीं है। यस मैम, लेकिन अब कोई देखता नहीं। चलिए रोल नंबर 1 कमी स्टूडेंट है, अपना डायरेक्ट रोल नंबर सीक्वेंस वाइज बता दीजिए। पहले तो रोल 2 नजर आ रहा है और उसके बाद 9 10 नजर आ रहे हैं, 5 भी हैं। रोल नंबर 9। ठीक है, और 13 ठीक है, और 39. 24 ओके। 51 मैम। 39 भी है। 39 फिर 39 हो गया। 51 मैम। 51 हो गया। 77 मैम। 7 डन। हो गया। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.